नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। हमारी खास पेशकश के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। चुनाव अपने शबाब पर बढ़ रहा है। उस वक्त पाकिस्तान, आतंकवाद, पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर और आतंकवादी अजमल कसाब की एंट्री हो चुकी है। पुंछ में आतंकी हमले और पीओके पर भारत के दावे के बीच आतंकवाद और पाकिस्तान के मुद्दे पर विपक्ष के 3 अलग अलग नेताओं के बयान सेल्फ गोल वाले दिखाई दे रहे हैं। खास बात यह है कि तीनों बयान जम्मू कश्मीर और पंजाब से लेकर महाराष्ट्र के विपक्षी नेताओं के श्रीमुख से आए हैं, जिन राज्यों ने पाकिस्तानी आतंक का दर्द सबसे ज्यादा झेला है। सवाल है, क्या विपक्षी नेता वोट के लिए देश की अस्मिता पर चोट कर रहे हैं? तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। जब चुनाव आता है तो पुलवामा में हमला होता है। डोकलाम के समय हमारे सैनिकों के साथ खड़े होने के बजाय राहुल गांधी जी चीन के डिप्लोमेट्स के साथ रहते हैं। वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं, याद रखिए। जिस कश्मीर के नाम पर फारूक अब्दुल्ला की राजनीति चलती है और जिस कश्मीर से उनका राजनीतिक वजूद है, उसके ही पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेने की बात करते हैं तो फारूक अब्दुल्ला के पेट में दर्द होने लगता है। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं, याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, याद रखिए। अब एक दूसरे बयानवीर को भी सुन लीजिए, जिनको लगता है कि मुंबई हमले के दौरान शहीद पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे की मौत आतंकवादी कसाब की गोलियों से नहीं हुई, बल्कि आरएसएस से जुड़े पुलिस अधिकारी ने उन्हें मारा था। हेमंत करकरे साहेबांचा ती गोळी कसाबच्या हेमंत करकरे की हत्या आतंकवादियों ने नहीं की, आरएसएस से जुड़े एक पुलिस अधिकारी ने गोली मारी। आरएसएस समर्पित त्यावेळेस ते पुरावे लपवणारा देश। अब बताइए, 15 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद अगर कांग्रेस के नेता ऐसी भाषा बोल रहे हैं तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वोट के लिए ये कैसे देश के मर्म पर चोट कर रहे हैं। ऐसा क्यों है कि चुनाव के वक्त नेताओं की जुबान फिसलने लगती है, या कहें कि जानबूझकर भड़काऊ बयान दिए जाते हैं। 26 नवंबर 2008 की रात मुंबई में हुए आतंकी हमले ने पूरे हिंदुस्तान को दहला दिया। उसमें पाकिस्तानी आतंकवादी कसाब पकड़ा गया था। इस मामले में पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे और इस वक्त मुंबई उत्तर मध्य सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे उज्जवल निकम का कहना है कि कसाब ने खुद स्वीकार किया था कि उसने पुलिस की गाड़ी पर गोलियां चलाई थी, जिसमें 3 पुलिस अधिकारी शहीद हो गए थे। जुडिशियल फाइंडिंग क्या है कि कसाब ने इकबाली बयान में कह दिया है कि मैं और मेरा दोस्त कामा हॉस्पिटल के बाहर आ रहे थे, तब हमको एक पुलिस जीप दिखी, हमने फायरिंग शुरू कर दिया। उसमें 3 पुलिस ऑफिसर मारे गए, उनकी डेड बॉडीज हमने पीछे डाल दी और हम जीप लेके गए। अब चुनाव का मौसम है, मामला संवेदनशील है, राष्ट्र की अस्मिता और शहीदों के बलिदान से जुड़ा है, तो बीजेपी ने इस सवाल पर कांग्रेस के खिलाफ घेराबंदी तेज कर दी है। कांग्रेस कसाब को लेकर चिंतित है। हम उज्जवल निकम का समर्थन कर रहे हैं और कांग्रेस कसाब का। अब आप तय करें कि किसे वोट देना है। अरे महायुति उज्जवल निकमांच्या मागे आहे। और यही जो कम था कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने जालंधर में पुंछ हमले पर ही सवाल उठा दिए। ऐसा है कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है। चन्नी को साथ मिला है बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बड़े भाई और राजद के विधायक तेज प्रताप यादव का। जब चुनाव आता है तो पुलवामा में हमला होता है, हमारे नौजवान जो शहीद हो जाते हैं। अब फिर चुनाव आता है तो मोदी जी हड़बड़ाहट करवाते हैं लोगों को। केवल इन लोगों ने लड़वाने का काम किया, हिंदू मुसलमान कराने का काम किया। शहीद जो हुए ये सब किनके वजह से हुए? ये मोदी जी के वजह से हुए, नहीं तो पहले कहाँ कोई शहीद हुआ।
तो क्या हिंदुस्तान के नेताओं की जुबान पर पाकिस्तान इसलिए चढ़ गया है कि इससे इनको वोट मिल जाएंगे? इन 3 नेताओं में 2 मुख्यमंत्री रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के और चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के, और ये दोनों ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं और जो पाकिस्तान के आतंकी हमलों की मार सबसे ज्यादा झेलते हैं। अब बीजेपी इसको लेकर विपक्षी नेताओं पर हमला बोल रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस इतनी ओछी राजनीति करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी कांग्रेस गंभीर नहीं है और ये भी दिखता है कि कांग्रेस जिसके राज्य में हजारों किलोमीटर भूमि एक्साई चीन एरिया में लद्दाख के ऊपर भी चलेगी, जो चीन ने कब्जा कर लिया, पाक अधिकृत कश्मीर बन गया, कच्चा थी वो आइलैंड दे दिया, और अब हमारी सेना को कमजोर करने के लिए कहते हैं कि परमाणु हथियारों को नष्ट कर देना चाहिए, और अब उसके बाद एक और घटिया बयान दे दिया। ये ओछी मानसिकता कांग्रेस की दिखती है, जो सर्जिकल स्ट्राइक पर, एयर स्ट्राइक पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, और डोकलाम के समय हमारे सैनिकों के साथ खड़े होने के बजाय राहुल गांधी जी चीन के डिप्लोमैट्स के साथ रहते हैं। ऐसे बयानों से ध्रुवीकरण की कोशिश होती है, लेकिन ध्रुवीकरण का फायदा किसी राजनीतिक दल को भले हो जाए, देश को तो बिल्कुल नहीं होता। देश तो समरसता से ही चलता है। ये तीनों बयान बता रहे हैं कि बेहद संवेदनशील मुद्दों पर भी हमारे नेता कितनी लापरवाही से बयान देने के आदी हो गए हैं। मामला चाहे आतंकवाद का हो, पाकिस्तान का हो या अपने किसी देशभक्त की शहादत का हो, इन पर कुछ भी बोलने से पहले हर किसी को सावधान रहना चाहिए। अब देखना यह है कि जनता चुनाव में इन बयानों का किस तरह जवाब देती है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। भारत की संसद में 2 बार यह प्रस्ताव पास हो चुका है कि पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन इसी संसद का कई बार हिस्सा रहे और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे फारूक अब्दुल्ला को पीओके लेने के नाम पर मिर्ची लग जाती है। वो एक ऐसे हिंदुस्तानी हैं जिनको लगता है कि पीओके के सवाल पर पाकिस्तान एटम बम लेकर दौड़ पड़ेगा, लेकिन कब और कैसे भारत ने पाकिस्तान की बम वाली हेकड़ी गुम कर दी थी, उसको फारूक अब्दुल्ला शायद भूल गए हैं। आज का भारत आतंक के आकाओं को डोजियर नहीं, डोज देता है और घर में घुस करके मारता है। ये कश्मीर का वो हिस्सा है जो पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन वहां की बदहाली ये बताती है कि कैसे ये पूरा इलाका पाकिस्तानी हुकूमत के सौतेले बर्ताव का शिकार है। वो पाकिस्तानी हुकूमत को बिल्कुल पसंद नहीं करती, वो पाकिस्तान के कब्जे में रहना नहीं चाहते, लेकिन उनको पाकिस्तानी कब्जे में रखने वाला भाव तो हमारे हिंदुस्तान के नेताओं में मचल रहा है। जम्मू और कश्मीर के कई बार मुख्यमंत्री रहे फारूक अब्दुल्ला तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के सवाल पर पाकिस्तानी नेताओं के बोल बोलने लगते हैं। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि जो पार का कश्मीर है उसको भी हम मर्ज करेंगे, और वो लोग चाहते हैं कि हम इस कश्मीर से मर्ज हो जाए। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, याद रखिएगा। और अफसोस किया है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। वैसे तो पीओके हमारा था, है और पीओके हमारा रहेगा। पीओके की बदहाली को देखकर ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कह दिया कि पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर के लोग तो खुद ही भारत में मिल जाएंगे। रक्षा मंत्री ने कहा, मुझे लगता है कि भारत को कुछ नहीं करना पड़ेगा। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जमीनी हालात बदले हैं, जिस तरह से क्षेत्र में आर्थिक प्रगति हो रही है और जिस तरह से वहां शांति लौटी है, मुझे लगता है कि पीओके के लोगों की ओर से मांग उठेगी कि वो भारत के साथ विलय होना चाहिए। हमें पीओके को लेने के लिए बल का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लोग कहेंगे कि हमें भारत में विलय करना होगा। ऐसी मांगें अब आ रही हैं। पीओके हमारा था और हमारा रहेगा।
इसमें कौन सी आपत्तिजनक बात है जो फारूक अब्दुल्ला को मिर्ची लग गई, लेकिन उनकी आंखों पर पाकिस्तान प्रेम की ऐसी पट्टी बंधी है कि कुछ दिखता ही नहीं। वो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, लेकिन अब्दुल्ला साहब शायद भूल गए हैं कि एटम बम तो पाकिस्तान के पास तब भी था जब करगिल का युद्ध उसने छेड़ा था और सियाचिन से दुम दबाकर भागना पड़ा था। एटम बम तो पाकिस्तान के पास तब भी था जब उरी में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। वो भी एक जमाना था, डोजियर बेचते थे। आज का भारत आतंक के आकाओं को डोजियर नहीं, डोज देता है और घर में घुस करके मारता है। और हाँ, पाकिस्तान के पास एटम बम तो तब भी था जब पुलवामा में आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। मोदी की मजबूत सरकार देखिए, आतंकियों को घर में घुसकर मारते हैं। फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान की बेहाली को नहीं देखते। जिस देश के माथे पर कंगाल हो जाने की दुर्भाग्यपूर्ण भविष्यवाणी लिखी है, वो देश कैसे दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत से मुकाबला करेगा। एशियन लाइट इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू और कश्मीर के पास 4 हवाई अड्डे हैं और पीओके के पास 2। जम्मू कश्मीर के पास 35 विश्वविद्यालय हैं, जबकि पीओके के पास सिर्फ 6। जम्मू कश्मीर में 2812 अस्पताल हैं जो लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देते हैं, तो वहीं पीओके के पास केवल 23 अस्पताल हैं और वो भी सुविधाओं के बगैर। जहां जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र सरकार ने 2022-23 में 13.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बजट रखा, वहीं पीओके को पाकिस्तानी सरकार ने 2021-22 में 78.55 मिलियन डॉलर का ही बजट दिया। और तो पीओके के वित्त मंत्री अब्दुल माजिद खान ने यहां तक कह दिया कि उनकी केंद्रीय सरकार ने पीओके के बजट में 520 करोड़ रुपए की कटौती कर दी, लेकिन उस पीओके की दुर्दशा न फारूक अब्दुल्ला को दिखती है न उनके बेटे उमर अब्दुल्ला को। किसने रोका? आपने कहीं पे किसी से ये कहते हुए सुना कि मत लाइए जनाब, हम कौन है रोकने वाले? लेकिन जो हिस्सा उनके पास पहले है उसको तो ठीक करें। यहाँ के हालात सबको मालूम है, यहाँ संभलता नहीं, जो अभी आपके पास है नहीं उसको लेने चले। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर से याद आया कि फारूक अब्दुल्ला को लगता है कि बगैर पाकिस्तान के बात किए समस्या का समाधान नहीं हो सकता। फारूक अब्दुल्ला को यह भी लगता है कि अगर बातचीत नहीं हुई तो कश्मीर गाजा बन जाएगा, जबकि कश्मीर में विकास की नई अंगड़ाइयां उनको दिखाई नहीं देती। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। जब मुंबई में चुनाव सिर पर आ गया है, उस वक्त वोट के लिए कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता 26/11 के आतंकी हमले के दोषी अजमल कसाब को क्लीन चिट देने में लगे हैं और ये बताने लगे हैं कि शहीद हेमंत करकरे को एक पुलिस वाले ने ही मारा था। क्या ये सब वोट के लिए किया जा रहा है? जिस कसाब ने 26 नवंबर 2008 को मुंबई को गोलियों से छलनी कर दिया था, करीब 166 मासूमों की जान चली गई थी, उसके पक्ष में बोलने वाले नेता भी हैं। उस कसाब को पकड़ने के चक्कर में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओमले ने कसाब की ट्रिगर दबी बंदूक का बैरल पकड़ लिया। ओमले को 6-7 गोलियां लगी, लेकिन उन्होंने अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी। लेकिन उसी कसाब को महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय नामदेव राव वेडेट्टीवार क्लीन चिट देने में जुटे हैं। वेडेट्टीवार रिटायर्ड पुलिस अधिकारी SM मुशर्रफ की किताब हु किल्ड करकरे के हवाले से ये आरोप लगा रहे हैं कि शहीद करकरे पर गोलियां RSS समर्थक पुलिस वाले ने चलाई। सवाल ये है कि क्या किसी किताब के आधार पर शहीदों का इस तरह अपमान और आतंकियों का बचाव किया जा सकता है?